वैसे तो हमारे राष्ट्र के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा समस्त विश्व के कल्याण के हेतु बहुत सारा योगदान किया गया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किए गए। लेकिन इन सभी कंट्रीब्यूशन में, इन सभी योगदानों में कुछ योगदान बहुत ही सर्वप्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से एक योगदान हमारे महर्षि मनु के द्वारा लिखे गए मनुस्मृति में दिया गया सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है जिसको अन्य ज्ञानविदों की अगर माने तो उनके हिसाब से तो ये थ्योरी तो भाई विदेशी विचारकों ने दी है, किंतु जो भारतीय मनीषी हैं, भारतीय जो विद्वान हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं, वो ऐसा प्रमाणित करके दिखाते हैं कि इस सिद्धांत का जो निष्पत्ति हुआ, इनकी जो उत्पत्ति हुई, वो हमारे भारतीय सभ्यता में हुई है, भारत से उत्पन्न हुआ है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत, सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत महर्षि मनु ये कहते हैं कि जब मनुष्य का आविर्भाव हुआ तो आविर्भाव के कुछ समय पश्चात तक, शुरुआत में, प्रारंभ में उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सिस्टम बहुत सही चल रहा था, सब अपने हिसाब से चल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब लोगों के अंदर लोभ बढ़ा, लालच बढ़ा, वो लोग ज़मीनों को एक्वायर करने लगे, पशुओं को, लाइव स्टॉक को एक्वायर करने लगे, तो यहाँ पे एक तरह से इनके इंटरेस्ट का जो है वो कंपोजिशन हुआ, इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मतलब हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता जा रहा था, और जब एक व्यक्ति का इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट से टकराया, उनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलैप्स हुआ, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुए। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट का जो हनन किया जाता है, उनको नुकसान किया जाता है, उनको भंग किया जाता है, इंजुरी काउज किया जाता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को या ऐसे कृत्य को, ऐसे एक्ट को ऑफेंस के नाम से या अपराध के नाम से या गुनाह के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी अपराध के बारे में, इनकी मीनिंग क्या है, भारतीय कानून व्यवस्था में अपराध को कैसे बताया गया है, इनको परिभाषित कैसे किया गया है, इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ इनके स्टेजेस कौन कौन से बताए गए हैं, कौन कौन से चरण में जाकर एक अपराध, एक एक्ट परिपूर्ण होता है, उस अपराध को अपराध माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं समस्त तत्वों के बारे में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही आसान भाषा में बात करने वाले हैं। तो भारतीय कानून व्यवस्था में दिए गए अपराध के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो अगर हम अपराध के या क्राइम के ट्रेडिशनल डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो इसके ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से ये वो सारे एक्ट और वो सारे ओमिशन होते हैं, ये वो सारे कार्य, कृत्य या वो सारे लोभ होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फर्दर अगर आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत वो सारे कृत्य, वो सारे ओमिशन को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है जिनको एक राष्ट्र के द्वारा, एक राज्य के द्वारा, एक व्यवस्था के द्वारा, स्टेट के द्वारा निषिद्ध किया गया है, प्रोस्क्राइब किया गया है, और साथ ही साथ ये पनिशमेंट के भी सब्जेक्ट माने जाते हैं, यानी कि ये दंड के अधीन माने गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर्म, ऐसे कृत्य जिनको निषिद्ध किया गया है उनको करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो इसको वो सारे कृत्य, वो सारे ओमिशन कहा जाएगा जिनके बारे में ऐसा बताया गया कि एक तरह से ब्रीच ऑफ एक्ट हैं, यानी कि ये एक्ट को ब्रीच करते हैं, उसको भंग करते हैं। जो एक कृत्य है उसको, कृत्य को भंग करते हैं, इसको कृत्य भंग भी कहा जा सकता है। और जिनके बारे में स्टेट के द्वारा, ये लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा जो पनिशमेंट है, सजा है, उसका भी प्रावधान तय किया गया है। तो यानी कि बहुत ही सरल शब्दों में आप अपराध के या क्राइम के 3 एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहले में आते हैं कि इसमें एक्ट होना चाहिए या कोई ओमिशन होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसको समाज के द्वारा निषिद्ध किया जाना चाहिए, प्रोस्क्राइब किया जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इन समस्त कृत्यों के विषय में, इनके बारे में कुछ दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि ये 3 तत्व अगर किसी कृत्य के संबंधित, उनके संबंध में, उनके रेफरेंस में उपस्थित हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो कृत्य न होकर एक ऑफेंस है, वो एक अपराध है, वो एक गुनाह है। अच्छा, इसी चीज को आप एक
फिल्मी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने जो लोकी आई थी सीरीज उसको अगर देखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही पहले एपिसोड में जब ये पकड़े जाते हैं TVA के द्वारा, तो वहाँ पर इनको ले जाके एक जो कंप्यूटर वाला एक पूरा सिस्टम था वहाँ पे वो एनिमेशन के द्वारा इनको पूरा समझाया जाता है कि कैसे ये पूरा समाज एक व्यवस्था के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इसमें कुछ मापदंड बना दिए गए, कुछ मेजरमेंट बना दिए गए, कुछ मापक बना दिए गए कि समाज को ऐसा ही चलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को यही कर्म करने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ये कर्म ना करके कुछ ऐसे कर्म करता है जो कि उस समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, समाज के अगेंस्ट हैं, उसके खिलाफ हैं, या फिर इसके द्वारा ऐसे कृत्य करने से समाज के इंटरेस्ट को नुकसान होगा, पब्लिक यूटिलिटी को नुकसान होगा, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। इसी को पूरा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझाया गया था। आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को, उस उदाहरण को यहाँ पर ला के रख सकते हैं कि वो जो मल्टीवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो उसमें एक्सप्लेन किया गया था वो यहाँ अपराध के सिलसिले में एकदम सटीक बैठता है, जहाँ पर जो पूरा सिस्टम सुनने के बाद लोकी भैया काफ़ी कुछ घबरा गए थे। सेकेंडली हम आते हैं क्राइम के डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में। तो अगर आप सिंपली जाके गूगल पे डेफिनेशन ऑफ क्राइम सर्च करते हैं तो आपको इतनी वैरायटी के डेफिनेशन मिल जाएंगे जितने कि आपको मैकडी बर्गर भी ऑफर नहीं करता। आप एकदम से भटक जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। तो उन सारे डेफिनेशन को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि हर डेफिनेशन को बताने के बाद उसमें कुछ ना कुछ उसके क्रिटिक लिख ही देते हैं। तो उनकी तरफ ना जाके आप उनको अपनी नॉलेज के लिए, एक ऐसे ही जानने के लिए, ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो हम, क्योंकि लॉ के विधि के छात्र हैं, हम IPC पढ़ते हैं, CRPC CPC ये सब कानून पढ़ते हैं, तो हमें इनका रेफरेंस ही लेके चलना चाहिए। तो IPC के सेक्शन 40 में क्राइम को डिफाइन किया गया है, ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और ऑफेंस को डिफाइन करते हुए ऐसा बताया गया है कि इसके अंतर्गत वो सारे एक्ट और वो सारे ओमिशन, यानी कि किसी भी तरह के कृत्य और किसी भी तरह के लोप आते हैं जिनके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था IPC के अंतर्गत दी गई है। और सेम चीज जाके CRPC का सेक्शन 2N भी कहता है। सेक्शन 2N के अनुसार ये बताया गया है कि अपराध का मतलब वो सारे कृत्य, वो सारे ओमिशन आते हैं जिनके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था या तो IPC करती है या फिर कोई अन्य लॉ, कोई अन्य विधि जो कि उस टाइम पे एनफोर्स्ड है, जो कि कार्यरत है, जो कि उस टाइम पे मानी जा रही है, चल रही है, प्रक्रियाधीन है, तो उसके द्वारा ऑफेंस के बारे में कुछ अगर दंड की व्यवस्था की गई है तो ये सारे कृत्य जो हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे और क्राइम के कैटेगरी में आएंगे, गुनाह की कैटेगरी में आएंगे। थर्डली हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से तत्व बताए गए हैं जो एक अपराध को अपराध बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें कुल मिला के 4 पॉइंट्स बताए गए, जिनमें सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है डूअर, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, या फिर इसको आप पर्सन के तौर पर भी प्रेफर कर सकते हैं। अब पर्सन के अंतर्गत इसमें नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत इसमें आता है मेंस रिया, थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इसमें आता है एक्टर्स रिया, और फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत, सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है इसमें इंजुरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि डूअर का है, कर्ता का है, जिसको हम अन्य तरह से इसको पर्सन या व्यक्ति की तरह भी कह सकते हैं। अब कर्ता इसलिए क्योंकि ये पूरे क्राइम को करने के लिए सबसे आवश्यक और सबसे पहली जो चीज़ है वो कर्ता ही होती है। कर्ता ही वो व्यक्ति होता है जो संपूर्ण क्राइम को, संपूर्ण अपराध को कारित करता है, उसको अंजाम तक पहुंचाता है। अगर कर्ता ही नहीं होगा तो भाई बाकी के जो 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताए गए हैं ये किसी काम के नहीं हैं। तो किसी क्राइम के गठित होने के लिए, क्राइम को होने के लिए कर्ता का होना बहुत आवश्यक है। अब प्रारंभिक टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में जानवरों को भी कर्ता मान लिया जाता था, डूअर मान लिया जाता था कि अगर मान लीजिए अगर जानवर ने किसी व्यक्ति के, मतलब पालतू पशु है, उसने जाके किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया तो उस जानवर को भी सज़ा सुनाई जाती थी। आप अगर जो प्रेमचंद जी थे उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको पता चलेगा, एक कथा थी, 2 बैलों की कथा शायद थी, तो उसमें भी ये कहानी बताई गई थी कि हाँ बैल ने मार दिया किसी और को, तो पंचायत पूरी बैठ के पंचायत ने बैल को सज़ा सुना दी थी। तो स्टार्टिंग में जानवरों को भी एक कहते हैं कि प्रॉपर डूअर माना जाता था, उनको पर्याप्त
करता माना जाता था कि ये क्राइम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, समाज आगे बढ़ा, विकासशील हुआ, मॉडर्न टाइम आया, तो मॉडर्न टाइम में जानवरों को उनकी कैटेगरी से अलग कर दिया गया, क्योंकि इसमें सेकेंड पॉइंट जो कि मेंस रियस है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब मेंस रियस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब डूअर के अंतर्गत या पर्सन के अंतर्गत दो कैटेगरी के लोग आते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग, जिनको भाई हम लोग नेचुरल तरीके से उत्पन्न होते हैं और मरते भी उसी तरीके से हैं। और सेकंड पॉइंट के अंतर्गत इसमें पर्सन में आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका निर्माण किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। ये कुछ कपोल कल्पित व्यक्ति होते हैं जो एग्जिस्टेंस में ना होकर भी एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो अगर ऐसी किसी तरह संस्था के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी बैंक के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है, कोई अपराध किया जाता है, कारित किया जाता है, तो उनको भी प्रॉपर पनिशमेंट देने की व्यवस्था की गई है। इनको भी एक प्रॉपर डूअर या यूँ कहें कि पर्याप्त कर्ता माना जाता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं अपनी दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि मेंस रियस का पॉइंट है। मेंस रिया, अब उसको आप एक तरह से एक डेविल इंटेंट समझ सकते हैं, यानी कि एक दोषपूर्ण जो मनोवृत्ति होती है, जो मनोदशा होती है, जिसमें दोष मतलब मन में मैल भर के जब हम कोई काम करते हैं, तो ऐसे टाइम जो हमारी जो सिचुएशन, जो दिमाग की कंडीशन होती है, जो दिमागी हालत होती है, वो मेंस रिया कही जा सकती है। क्योंकि हम बहुत ही अंदर मैल कुचैल भर के एकदम कुछ गंदा करने जा रहे हैं, एकदम समाज से हटके, जो कि समाज को स्वीकार नहीं है। जैसे नॉर्मल टाइम में तो हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारा कोई प्रॉपर इंटेंशन नहीं होता कि हम यही करने जा रहे हैं, तो ये दिमाग में चल ही रहा होगा कि अगर हम साइकिल चलाने जा रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होगा। उस टाइम पर इंटेंशन हमारी मैटर नहीं करती। हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो इंटेंशन मैटर नहीं करता, हम ट्यूशन जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उस टाइम पे इंटेंशन इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम क्लास जाके किसी को मारने की प्लानिंग बना के एकदम जा रहे हैं कि दिमाग में सोच के गए आज क्लास जाएंगे, फला आदमी अगर मिल गया तो गिरा के कूट काट देंगे, पेल देंगे, उस टाइम पे हमारी जो मनोदशा होती है वो नॉर्मल जो डेली वाली मनोदशा होती है उससे कुछ अलग होती है। इसलिए इसको एक विशिष्ट शब्द या स्पेसिफिक टर्म मेंस रियस नाम से उद्भृत किया जाता है। मेंस रिया को समझने के लिए आपको इन दो लीगल मैक्सिम्स को समझना आवश्यक हो जाता है, जिनमें सबसे पहली मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसे ट्रियोम निसी मेंस ट्री, जिसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का एक्ट, एक व्यक्ति का कृत्य तब तक उसे गिल्टी, उसे अपराधी घोषित नहीं करता जब तक कि उसके मनोभाव, उसका उद्देश्य, उसका वो इंटेंशन उतना गिल्टी वाला, उतना गंदा डेविल इंटेंशन वाला ना हो। दूसरा जो एक मैक्सिम है उसको कहते हैं एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। दैट मीन्स कि वो काम, वो कृत्य, वो अपराध जो किसी व्यक्ति के विल के अगेंस्ट, उनकी इच्छा के विपरीत, उनसे ना चाहते हुए भी कराया गया है, तो वो जो कार्य है वो उसके द्वारा नहीं किया हुआ माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वो कार्य खुद से स्वयं से नहीं किया गया, उसको ज़बरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करवाया गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति की मेंस रिया को साबित करने के लिए इन दो मैक्सिम्स को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग, भाई पहली बात तो हम डूअर तो हैं, पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में अगर डूअर है, कोई पर्सन है, देन उसके उसके दिमाग में, उसके माइंड में कोई स्पेशल टाइप की कोई एकदम दोषपूर्ण डेविल इंटेंट है, वो कुछ गलत सोच के चला है। तो यहाँ पे मेंस रिया भी हो गई। अब क्राइम को करने के लिए, अपराध को गठित होने के लिए, उसके फर्दरेंस में, उसको कुछ आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कारित करना है, उसके विषय में जो कुछ फिजिकल मूव्स किए जाते हैं, कुछ शारीरिक श्रम किया जाता है, हाथ पांव हिलाया जाता है, मेहनत की जाती है, इसको एक्टस रियस की कंडीशन में लाया जाता है। यानी कि एक्टस रियस का मतलब वो सारे कृत्य, वो सारे काम, वो सारी मेहनत हो जाती है जो कि हम अपने किसी स्पेसिफिक ऑफेंस को करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वो एक्टस रियस के अंतर्गत आता है। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आता है इंजुरी। इंजुरी को हिंदी में कहते हैं क्षति। अब क्षति जो इंडियन पिनल कोड है उसके अनुसार किसी भी काइंड की हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो माइंड वाली भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, या किसी रेपुटेशन के कंडीशन में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को मतलब मारने का कोशिश किया, अटेम्प्ट किया जान से मारने का, और वो मरा नहीं, तो आप ऐसा कहेंगे कि ये तो अपराध गठित ही नहीं हुआ क्योंकि वो आदमी मरा ही नहीं।
भले ही वो ना मरा हो, लेकिन उसको मानसिक तरीके से कुछ ना कुछ झेलना पड़ गया, वो डर गया, सहम गया, 2-4 दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा, बॉडीगार्ड वगैरह लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको मानसिक तरीके से क्षति कारित हुई है। तो भले ही आप अपने इरादों में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को क्षति हुई है और आपने यहाँ पर क्राइम किया है। तो सिंपल टर्म में किसी भी एक्ट को, किसी भी कृत्य को अपराध होने के लिए इन 4 चीज़ों का होना, डूअर का होना या पर्सन का होना, मेंस रिया का होना, एक्टर्स रिया का होना और सबसे लास्ट में इंजुरी का होना आवश्यक होता है। ये चारों एलिमेंट्स जब उपस्थित होंगे तभी किसी एक्ट को, किसी कृत्य को, किसी कार्य को अपराध माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इसके स्टेज की, कि क्राइम के स्टेज क्या है, उसके चरण क्या है। क्राइम जो होता है, अपराध होता है, वो कितने चरणों में सफल होता है। तो इसके बारे में भी 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि एक क्राइम, एक अपराध 4 चरणों में सफल होता है, पूर्ण होता है, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो चरण है वो कंटेम्पलेशन का या एक्नॉलेजमेंट का आता है। यानी कि हमारे दिमाग में एक सूचना आ गई, हमने सोच लिया, तो वो जो प्रथम चरण है वो एक्नॉलेजमेंट का आता है, जब हमारे संज्ञान में आई चीज़ें। द सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, सज्ज होना। थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयत्न, चेष्टा या प्रयास करना। और सबसे लास्ट में द फोर्थ स्टेज इज अकम्प्लिशमेंट, यानी परिपूर्ण होना। तो सबसे पहले पॉइंट में जो कि एक्नॉलेजमेंट का, ये कंटेम्पलेशन का है। कंटेम्पलेशन के अंतर्गत ये बताया गया है स्टेज में, क्योंकि ये सबसे पहला चरण है, तो सबसे पहले चरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को कोई अपराध करना है तो उसके विषय में सोचना, कुछ जानकारी इकट्ठी करना, उनके संज्ञान में आना कि हमें ये अपराध करना है और इस अपराध को करने के लिए क्या क्या चीज़ें, आवश्यकताएं हमारी पड़ सकती हैं, कौन कौन से चरण में इसको यूज करना चाहिए, कौन कौन से चरण में ये जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कत्ल करना है, हत्या करनी है, तो हत्या करने के लिए कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे, उसके लिए अवसर देखना पड़ेगा, और फिर किन जगहों पे इसको बेहतर तरीके से मतलब इसकी हत्या की जा सकती है कि अपना भी आदमी बच जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब व्यक्ति सोचता है, जब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये उसका पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है प्रिपरेशन का। अब प्रिपरेशन का क्या होता है कि पहले चरण में व्यक्ति ने अपनी दिमागी हालत में, मेंटल कंडीशन में ही, दिमाग में सब कुछ सोच लिया कि ये करना है, ये चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी। देन जब वो ग्राउंड पे उतरता है, धरातल पर उतर कर काम करता है, कुछ फिजिकल वर्क करता है, कुछ रिसर्च वगैरह करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, और जो जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती है, जो जो चीज़ें उसको पढ़नी है, लगनी है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करता है। किसी को मारना है तो चाकू या हथियार की व्यवस्था करता है, भागने की व्यवस्था करता है, और अगर उसको लगता है कि पकड़ भी लिए जाएंगे तो वकील की व्यवस्था कर लेता है। तो ये प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है, इसको तैयारी के अंतर्गत लाया जाता है, सज्ज होने के अंतर्गत लाया जाता है कि हाँ भैया कैसे आदमी तैयार होगा, सज्ज होगा। तीसरा पॉइंट जो इसमें स्टेज का आता है वो है अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट यानी प्रयास, यानी कि पहले स्टेज में व्यक्ति ने संज्ञान ले लिया कि कैसे कैसे क्या करना है। सेकंड स्टेज में उसने व्यवस्था भी कर ली कि कैसे जाना है, किस अवसर पे, किस जगह पे व्यक्ति के साथ क्राइम करना है, दुर्घटना कारित करनी है, और कैसे भागना है। ये सब चीज़ उसने सोच लिया, प्लानिंग बना ली, प्लॉटिंग कर ली, और अब आई बारी उसको कार्यान्वित करने की, एग्जीक्यूट करने की। तो एग्जीक्यूट करने में जो आधा मेहनत लगता है वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। यानी कि एग्जीक्यूशन में आधी चीज़ अटेम्प्ट में आती है कि हाँ भैया जो भी करना था, कि अगर किसी को मतलब छोटी मोटी चोट ही करनी थी, उसको थोड़ा सा ही मारना वारना था, तो उसने जब हाथ पाँव अपना हिलाया, हाथ मतलब जो भी डंडा वंडा लिया था, खींच के मारा वारा, तो वो अटेम्प्ट हुआ। अब उसने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, डंडा नहीं लगा, तो ये पूरा जुर्म जो है, ये जो पूरा अपराध है, वो तीसरे चरण पे ही रुक जाएगा कि उसने डंडा घुमा के सर पे, खोपड़ी पे धै तान के मारा। अगर नहीं लगा तो ये पूरा मामला, पूरा अपराध तीसरे चरण पे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लग गया खोपड़ी पे, गहरी चोट आ गई, अब मामला पहुंचता है अपने चौथे चरण पर, जिसको हम एकम्प्लिशमेंट या पूर्ण होना कहते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें बता दी, जैसे भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत सभी अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं हैं, सभी जो प्रयास हैं वो दंड के भागी नहीं हैं। अगर आपने प्रयास किया है तो सभी अपराधों के लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ अपराध जो काफ़ी
सीरियस हैं, काफ़ी हीनियस हैं, काफ़ी गंभीर हैं, उनके बारे में दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, मृत्यु कारित करने का प्रयास, डकैती का प्रयास, और देन डकैती के अलावा चोरी का प्रयास और या सुसाइड करने का प्रयास। तो ये कुछ ऐसे अटेम्प्ट हैं, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था भारतीय न्याय व्यवस्था में, इंडियन लॉ सिस्टम में किया गया है कि अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करते हुए भी पकड़े जाते हैं तो भैया 4-5 साल कम से कम जेल टहल के आएंगे। देन आते हैं अपने सबसे लास्ट स्टेज की तरफ, जो कि एकम्प्लिशमेंट का या पूर्ण होने का है, परिपूर्ण होने का है, संपन्न होने का है, व्यक्ति के सफल होने का है। यानी कि अगर व्यक्ति ने, मान लीजिए कि उसको कोई क्राइम करना है, कि किसी के घर से चोरी वोरी करनी है, तो है कि हाँ भैया किसके घर में चोरी करनी है, कैसे करनी है, ये चीज़ पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग में होना, ये पहले स्टेज का एक पार्ट हुआ। सेकंड स्टेज के अंतर्गत उसने जाके रेकी वगैरह किया, पूरा अवलोकन किया, कहाँ कैसे चोरी करनी है, कहाँ से भागना सफल रहेगा, साइकिल से भागेंगे, मोटरसाइकिल से भागेंगे, कार से भागेंगे, टेम्पो से भागेंगे, घोड़े से भागेंगे। तो ये सब जाके वो जब ग्राउंड सरफेस पे कुछ धरातल पे जाके कुछ रिपोर्ट बनाता है, रिसर्च वगैरह करता है, तो ये सेकेंड स्टेज के अंतर्गत आता है। देन आता है थर्ड स्टेज, जिसको हम अटेम्प्ट या प्रयास का कहते हैं, जब व्यक्ति जाकर चोरी करने के लिए उसमें सेंध वगैरह लगाता है, दीवार तोड़ता है, घर कूद कर जाता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है। तो ये चीज़ तीसरे स्टेज में जो अटेम्प्ट का है उसमें आती हैं। और अगर भैया धर लिए गए, पकड़ लिए गए, तो उनका ये अपराध तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि रात में पकड़ लिए गए, बांध बूंद दिए गए, कूट काट के पुलिस को सौंप दिए। तो ये उनका क्राइम तो तीसरे पे ही ख़त्म हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में ही। लेकिन अगर भैया भागने में सफल हो गए, चोर महोदय वहाँ से सक्सेसफुली सफलतम तरीके से भाग लिए, तो यहाँ पे इन चारों चरणों का पूर्ण हो जाना पाया जाता है। और ये संपूर्ण प्रोसेस, संपूर्ण सिस्टम, सभी व्यवस्थाओं को मिला के ये बनता है अपराध। तो ये था इंडियन लॉ सिस्टम और इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दिया गया क्राइम के बारे में, उनके मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और उसके स्टेजेस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।